नमस्कार दोस्तों, आर्नोल्ड एडुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं फेडरल और यूनिटरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा है अपने संविधान के लिए इस रैपिड रिवीजन कोर्स में हमने पढ़ा है कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है वो कैसे सहायता करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने में, और कैसे कैसे हमने जो बेसिक आइडियाज थे जो दूसरे देशों से हमने लिए और वो सारे बेसिक आइडिया अपने संविधान में इंप्लीमेंट किए और एक पूरा बड़ा भारतीय संविधान बनाकर तैयार किया। और इस भारतीय संविधान में बहुत सारे साइलेंट फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आज का जो भारत है उसको चलाने में काम आते हैं। आज उसी कड़ी में एक टॉपिक है यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर। उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर भी दिखाता है और फेडरल स्ट्रक्चर भी दिखाता है। अब फेडरल कहां है और यूनिटरी कहां है ये मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें जो कोर डिफरेंस है यूनिटरी और फेडरल में वो समझ लेते हैं। जो फेडरल का मतलब है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन जो यूनिटरी स्ट्रक्चर है वहां ऐसा नहीं है। वहां सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक ही अथॉरिटी है जिसको आप डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हो। वहीं जब हम इस पर बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी फेडरल स्ट्रक्चर में। ऐसा इसलिए है, अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होती है तो कोई तो होना चाहिए जो उस मैटर को सोल्व करे। इस वजह से जो फेडरल स्ट्रक्चर आपको कहीं भी मिलेगा वहां आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी मिलेगी। लेकिन यूनिटरी में ऐसा कुछ नहीं है। यूनिटरी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। वहां जुडिशरी उस सुप्रीम अथॉरिटी के हिसाब से चलती है। उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट जो फीचर है वो है टू ओबे द सेट ऑफ लॉज। मतलब जो सिटीजन्स हैं उनको लॉज को फॉलो करना होगा। जो गवर्नमेंट है जब कानून बनाएगी उसको भी लॉ फॉलो करना होगा, जिसको आप प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ भी बोल सकते हो। एक किस्म से आप इसको रूल ऑफ लॉ भी बोल सकते हो। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है एक प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से कानून बनाना और उस कानून को ओबे करना। लेकिन यहां नहीं, यहां जो गवर्नमेंट चाहती है वो होगा। वहीं जो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर आमतौर पर आपको एक एग्रीमेंट के तहत आते दिखेंगे। कैसे? जैसे जो यूएस है, जब यूएस की हम बात करते हैं तो वहां आपको एग्रीमेंट में आए और एक पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक फेडरेशन स्टेट बना लिया। मतलब यहां जो एग्रीमेंट था वो इंपॉर्टेंट था। लेकिन यूनिटरी में तो ना तो कोई स्टेट गवर्नमेंट होती और ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होती, सिर्फ एक ही अथॉरिटी होती है, तो वहां एग्रीमेंट की क्या जरूरत है। तो इस वजह से यूनिटरी फीचर में कोई एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। वहीं जब नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं, जो लेजिस्लेचर है मतलब जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर फेडरल स्ट्रक्चर में अलग अलग होती है। लेकिन वहीं जब यूनिटरी की हम बात करते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो एक ही है। ऐसा इसलिए है, अगर अलग अलग पावर होंगी फेडरल स्ट्रक्चर में तो सेंटर अपना कानून बनाएगी और स्टेट अपना कानून बनाएगी। और जो इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में बिल्कुल ऐसा देखा जाता है। जो इंडिया का शेड्यूल 7 है, मैं आपको आगे करवाऊंगा आज, जो शेड्यूल 7 है वो यही कहता है कि सेंटर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है। यहां जब आप देखोगे सेंट्रल लिस्ट तो यहां सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और यहां जो कनकरेंट लिस्ट है, जो इन दोनों से हटकर जो लिस्ट बच गई, जो लॉज बच गए, वहां दोनों सरकारें कानून बना सकती है। और इंडिया का इसकी वजह से ही जो स्ट्रक्चर है वो क्वासी फेडरल है। अब क्वासी फेडरल का मतलब होता है ना तो वो यूनिटरी फीचर है और ना वो पूरे की पूरे फेडरल स्ट्रक्चर है, वो बीच का है। वो कुछ
टाइम फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ मुड़ जाता है और कुछ टाइम यूनिटरी स्ट्रक्चर की तरफ मुड़ जाता है। जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, लेकिन जब 1972 और 75 के बीच में नेशनल इमरजेंसी लगी तो वहां इंडिया ने यूनिटरी स्ट्रक्चर को फॉलो किया। वहां जितनी की जितनी पावर थी वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो फीचर है फेडरल स्ट्रक्चर का, वो है स्टेबल गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलेगी। वहां जो गवर्नमेंट है उसका टूटने का हमेशा डर रहता है, लेकिन यूनिटरी में ऐसा कोई डर नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल स्टेबल होती है। उसके बाद बात करते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल स्ट्रक्चर में आपको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ है वो कुछ बातों को लेकर हुआ है। ये एग्रीमेंट है, अगर ये एग्रीमेंट ही टूट जाएगा तो इनके बीच का जो पावर का सेपरेशन है वो भी टूट जाएगा, जिसकी वजह से जो संविधान में रिजिड अमेंडमेंट होती है वहां अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां जो संविधान में आप अमेंडमेंट करना चाहते हो वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी के पास सारी की सारी पावर है। और जो फेडरल स्ट्रक्चर है वहां जो संविधान लिखा होगा वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जैसे इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी की सारी बातें पहले से डिसाइड है, यही तो एग्रीमेंट है। और जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ही जो पावर का सेपरेशन हो पाएगा। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है यूनिटरी स्ट्रक्चर में। यहां रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था रिटन और अनरिटन में क्या डिफरेंस होता है। रिटन में मतलब होता है कि सारी की जो सारी जो भी पावर डिसाइड करनी है वो एक किताब में लिखकर रख दी गई है, उसमें समय के साथ थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है। मतलब जो उस समय की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके पास पावर थी संविधान बनाने की। लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास जो पार्लियामेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के तौर पर भी काम करती है। उसके पास पावर आज भी है कि वो संविधान में कुछ नया ऐड कर पाए। यहां उनको अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहां अमेंडमेंट करने की जरूरत है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं। द टेरिटरी इज यूनिटाइड। जो टेरिटरी है वो डाइवर्सिटी होगी, तभी तो उन्हें एग्रीमेंट कर पाए ना। यानी जैसे नॉर्थ इंडिया है और साउथ इंडिया है, उन दोनों के कल्चर में बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इंडिया एक है, जिसकी वजह से जो यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन यूनिटरी स्ट्रक्चर में एक तरह के ही कल्चर आपको दिखाई देगा, ऐसी कोई डाइवर्सिटी नहीं दिखती। अब जो करंट में चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी कहती है कि एक तो होगी इंग्लिश, एक होगी हिंदी, एक होगी रीजनल लैंग्वेज जो बच्चों को पढ़नी होगी अपनी प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन जो साउथ इंडिया की जो स्टेट है, साउथ इंडिया के स्टेट का कहना है कि हिंदी को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, इसलिए हमें हिंदी को यहां से बचाना होगा। हम हिंदी को एक प्रेशर की फॉर्म में नहीं पढ़ सकते। वहीं जब नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक प्रॉपर इलेक्शन होगा, एक तरीके से हर 5 साल या 6 साल में इलेक्शन होगा और सरकार बदलेंगी। जो मेजर पार्टी है वो मल्टी पार्टीज भी हो सकती है, एक से ज्यादा पार्टी हो सकती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां कोई डेमोक्रेटिक वगैरह नहीं होती, एक सिंगल पार्टी रूल करती है। तभी तो उसने यूनिटी स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि वह डिक्टेटरशिप है वो लंबे समय तक चल पाए। इसका जो एग्जाम्पल आप ले सकते हो वो चाइना। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल अवेयरनेस। फेडरल स्ट्रक्चर में पॉलिटिकल अवेयरनेस रहती है, लेकिन यूनिटरी स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे जो फीचर्स हैं वो मैंने आपको इसलिए बताए ताकि आपको जो फेडरल स्ट्रक्चर है और यूनिटरी स्ट्रक्चर है उसके बीच का डिफरेंस समझ में आ सके, और इन दोनों को मिलाकर एक
कंबाइंड जो स्ट्रक्चर बनता है वो है क्वासी फेडरल, जो इंडिया के अंदर देखा जाता है। अब हम बात करते हैं 8 शेड्यूल्स की जो संविधान में आए थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो उस समय 8 शेड्यूल थे। एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स हैं। 4 शेड्यूल नए अमेंडमेंट के तहत ऐड किए गए। लेकिन सबसे पहला जो शेड्यूल है उसके ऊपर बात करते हैं, जो भारत और भारत की जो टेरिटरी है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, उन सब के बारे में बताता है। और वहीं जो दूसरा शेड्यूल है वो सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बताता है। सैलरी और अलाउंसेस किसकी? प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज, स्पीकर एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। जो हायर अथॉरिटीज है उनकी क्या क्या सैलरी होगी, कौन डिसाइड करेगा, उन सब के बारे में सेकंड शेड्यूल बताता है। वहीं जो थर्ड शेड्यूल है वो शपथ के बारे में बताता है, ओथ टेकिंग सेरेमनी के बारे में बताता है। ओथ टेकिंग सेरेमनी किसकी होती है? उन सब की होती है जो इलेक्टेड होते हैं। जो भी इलेक्टेड होगा वो शेड्यूल नंबर 3 में आएगा। जो मेन अथॉरिटीज होती हैं जो इलेक्शन के तहत इलेक्शन जीत कर आती है, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी इस शेड्यूल नंबर 3 में लिखी हुई है। उसके बाद शेड्यूल नंबर 4 जो बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। लोकसभा की सीट जो लिखी हुई है वो एक प्रॉपर पॉपुलेशन के बेस पर है, लेकिन राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो शेड्यूल्स के अंदर लिखी हुई है और शेड्यूल नंबर 4 के अंदर लिखी हुई है। लेकिन जब बात करते हैं हम, जो शेड्यूल 4 है वो राज्यसभा की सीट तो बताता है, लेकिन राज्यसभा की सीट भी पॉपुलेशन का बेस है। क्योंकि अगर आप यूपी की बात करते हो तो यूपी के अंदर 31 राज्यसभा सीट्स हैं, और वहीं जब हरियाणा की बात करते हो तो सिर्फ 5 राज्यसभा सीट। लेकिन जब आप यूएस की बात करते हो तो यूएस के अंदर 50 स्टेट है, और राज्यसभा जो वहां उनकी, उसमें सिर्फ 100 ही मेंबर बैठते हैं। यानी कोई भी स्टेट, वो बड़ा हो या छोटा हो, उसमें सिर्फ 2 मेंबर का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। उसके बाद बात करते हैं शेड्यूल नंबर 5। जो भी शेड्यूल एरिया है, मतलब कोई भी कबीले का शेड्यूल एरियाज और ट्राइब का जो एरियाज है वो शेड्यूल नंबर 5 में लिखा जाएगा। लेकिन जो शेड्यूल 5 में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन 4 स्टेट को छोड़कर अगर कहीं आपको ट्राइबल एरिया मिलता है तो वो शेड्यूल नंबर 5 में आओ। और असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, अगर हम इनकी बात करते हैं, यहां कोई शेड्यूल एरिया है, कबीले के लोग जो रहते हैं उनका एरिया शेड्यूल नंबर 6 में आएगा। इस लिस्ट में सबसे पहले मणिपुर भी हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको रिमूव करके शेड्यूल नंबर 5 में रख दिया गया। अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 7। जो शेड्यूल नंबर 7 है वो क्या कहता है? वो कहता है सेंट्रल लिस्ट होंगी, स्टेट लिस्ट होंगी और कंकरेंट लिस्ट होंगी। जो डिवीजन है पावर का वो शेड्यूल नंबर 7 से होता है, जो इंडिया को एक फेडरल स्ट्रक्चर दिखाता है। और जब 1976 की बात हमने की थी, 42वां संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट की जब बात की थी, तो उसमें कुछ स्टेट लिस्ट के पार्ट को हमने यहां से निकालकर यहां रख दिया गया। उसमें सबसे बड़ा था एक एजुकेशन, एक इन्वायरमेंट, लॉ एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर्स। ऐसे कुछ टॉपिक्स जो स्टेट लिस्ट का पार्ट हुआ करते थे, उनको यहां से निकालकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो पाए। ये थे 7 शेड्यूल। और उसके बाद जो 8th शेड्यूल है वो लैंग्वेज को बताता है, इंडिया में कितनी लैंग्वेज है। जब भारत आजाद हुआ तो इस शेड्यूल में 14 लैंग्वेज लिखी हुई थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जानी जाती थी।
लेकिन समय का पहिया चलता रहा और एट प्रेजेंट इस शेड्यूल नंबर 8 में आपको 22 रीजनल लैंग्वेज देखने को मिलती है। और 22 रीजनल लैंग्वेज होने का मतलब है कि इसमें एक बार एक ऐड की, फिर 3 और फिर 4, मतलब 3 बार शेड्यूल नंबर 8 में चेंज हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं शेड्यूल नंबर 9, लैंड रिफॉर्म्स। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय बहुत सारे जमींदार थे और जिसके पास 200-200 एकड़ लैंड हुआ करती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिसके पास कोई भी लैंड नहीं थी। और शेड्यूल नंबर 9 ऐड करके ये लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। और लैंड रिफॉर्म्स लाने के बाद इन जिसके पास 200 एकड़ लैंड हुआ करती थी उसका बंटवारा कर दिया गया। 200 एकड़ लैंड में से उन लोगों को भी लैंड दी गई जिसके पास कोई लैंड नहीं थी। और 9 शेड्यूल को जुडिशियल से परे रखा गया, जो हमारी जुडिशरी है उससे परे किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय राइट टू प्रॉपर्टी एक एक्ट हुआ करता था, एक मौलिक अधिकार हुआ करता था जो आर्टिकल 19 में था। इसके परे रखने का कारण ही यह था कि जुडिशरी से दूर रखना है, क्योंकि लोग इसका यूज करके उस लैंड को दोबारा गेन कर सकते हैं और जिसके पास कोई भी जमीन नहीं है वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए 9 शेड्यूल ऐड किया गया जो जुडिशरी से परे है। और कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन 1951। उसके बाद 10वां शेड्यूल ऐड किया गया। 10वां शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ है, एक आदमी इलेक्शन लड़ता है एक पार्टी से, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आती तो वो दूसरी पार्टी में जाकर बैठ जाता है और वहां पर मिनिस्ट्री गेन कर लेता है। ऐसा बहुत बार हुआ। और हरियाणा का एक आदमी था गयाराम, उसने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली और जिसका नाम आयाराम गयाराम भी पड़ गया। इन सब को रोकने के लिए राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी जब 1985 में, तो वहां एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। और एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि जहां से आपने इलेक्शन लड़ा है आप उसके परे नहीं जा सकते, जैसा वो पार्टी कहेगी वो आपको करना होगा। 52 अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। अब उसके बाद है 11 शेड्यूल, 11वां शेड्यूल, जो पंचायत के लिए है। 43 अमेंडमेंट के तहत आया था और पंचायत को ऐड करने के लिए 29 सब्जेक्ट पर काम करना होगा, जब जाकर जो पंचायत है वो एक तौर तरीके से काम कर पाएगी। उसके बाद जो 12वां शेड्यूल है वो म्युनिसिपल, जो अर्बन एरिया वहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलाने के लिए लाया गया था। अब हमने देखा कि यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है और शेड्यूल्स कौन कौन से ऐड किए गए थे। अब जो एक डिफरेंस है, कौन कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, उसको देख लेते हैं। जो 7 शेड्यूल की मैंने आपको बताई, 42 अमेंडमेंट 1978, उसमें एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से बदलकर कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया। उसके बाद 8 शेड्यूल था। 21वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया, यानी 21वां संविधान संशोधन होने के बाद अब उस लिस्ट में 14 की जगह 15 लैंग्वेज हो चुकी थी। वहीं 71 अमेंडमेंट में कोनकरी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 नई लैंग्वेज ऐड की गई। उसके बाद 92 अमेंडमेंट में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये ऐड किया गया। जो 9th शेड्यूल था मैंने आपको बताया फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया। और 24 और 25 अमेंडमेंट, उसमें जुडिशरी को बचाने के लिए, जुडिशरी से बचाने के लिए इसमें कुछ नए लॉज ऐड किए गए। 10वां शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, लेकिन उसके साथ साथ जो 91 अमेंडमेंट है वो भी कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है
उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया। रिस्ट्रिक्ट कैसे किया कि जितना नंबर, मान लीजिए लोकसभा का नंबर 550 है, इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो नंबर ऑफ पर्सन ऐड हो सकते हैं वो 15% तक हो सकते हैं, यानी लगभग 75 लोग ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हो सकते हैं। अब जैसे हम हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा में जो सीट्स है वो 90 है, तो 90 का 50% होता है लगभग 12। तो मिनिमम 12 आदमी, और अगर मान लो यूपी के अंदर बात करते हैं, यूपी के अंदर 403 सीटें हैं, तो उसका 15% बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम 12 लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम 15% हो सकते हैं। ये क्राइटेरिया बनाया गया 91 अमेंडमेंट 2003 के अंदर। और 11th और 12th शेड्यूल आपको पता है 73 अमेंडमेंट 1992 और 74 अमेंडमेंट 1992, ये दोनों अमेंडमेंट एक साथ हुए थे जिसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आरडोर। और आरडोर एडुडेंट रोज शाम 7 बजे आपके लिए लाइव क्लास लेकर आता है। आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें। धन्यवाद।